एआई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जुडिशल प्रोसेस में कैसे आ सकता है। एआई के बेसिस पे आप एक ही इशू पे उससे रिलेटेड कितने मैटर पेंडिंग है उसको आप क्लब कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं हर्षित जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देश के न्यायालयों में लगभग 5.5 करोड़ मामले लंबित हैं। जी हां, 5.5 करोड़ मामले पेंडिंग है और इन आंकड़ों को सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। और आज हम इन्हीं आंकड़ों पर बात करेंगे एडवोकेट जगदीश सोलंकी से, जो स्टैंडिंग काउंसिल भारत सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट और कानून मंत्री के सलाहकार हैं। देश के अंदर 5.5 करोड़ लंबित मामले हैं। 5.5 बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं जब आप ये दर्शक देख रहे होंगे वो भी चौंक गए होंगे। देश के अंदर 5.5 करोड़ पेंडिंग मामले हैं, इनका निस्तारण कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। 5.5 करोड़ पेंडिंग मामले हैं, ये तो सर्वविदित है, तथ्य है। लेकिन इनका निस्तारण कैसे होगा, इसको लेके समय समय पे भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब ने काफ़ी डेलिब्रेशन किया भी है। रिसेंटली माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस अभय ओका, उनकी चेयरमैनशिप में एक समिति बनी थी। उन्होंने बहुत अच्छे रिकमेंडेशन किए हैं कि 5.5 करोड़ मामलों को किस तरह से कम किया जाए। मुझे विश्वास है कि उस कमेटी की रिकमेंडेशन जब इम्प्लीमेंट होगी, और जो इम्प्लीमेंट होना शुरू भी हो गई है, न्यायालयों में केसेस में कमी आएगी। सर, देश के अंदर जो 5.5 करोड़ है उसके अंदर मैं एक बार आंकड़ा अपने दर्शकों को बता देता हूँ। जो 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है उसके अंदर जो जिला अदालतें हैं, जो अधीनस्थ कोर्ट हैं, उसके अंदर लगभग 4.5 करोड़ हैं। उसके बाद लगभग 60 लाख जो मामले हैं वो है हाई कोर्ट के अंदर, और लगभग 85,000 हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो इस तरह से जो आंकड़े आते हैं वो 5.5 करोड़ हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग मामले हैं वो जिला अदालतों में। क्या वजह है जो जिला अदालतों में? क्या जजेस की कमी है? क्या कर्मचारियों की कमी है? क्या मामला? देखिए, इसको आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जजेस की कमी है इसलिए पेंडेंसी ज़्यादा है। ये एक सोल रीज़न नहीं हो सकता। कुछ कुछ जगह पे या कुछ सब्जेक्ट मैटर पे हो सकता है कि जजेस की कमी हो, इसलिए मामले बढ़ रहे हो, लेकिन ये सोल रीज़न नहीं हो सकता। दूसरा, सेम गोज विद कर्मचारियों की कमी है या नहीं। ये भी नहीं हो सकता कि कर्मचारियों की कमी है इसलिए केसेस पेंडिंग है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, बट सोल रीज़न नहीं हो सकता मेरे पर्सपेक्टिव में। क्योंकि न्यायालयों में जो अपने देश की जुडिशल सिस्टम पर देश की जनता का विश्वास है, इसलिए लोग अपने डिस्प्यूट्स को कोर्ट तक लेके भी जाते हैं। आप 150 करोड़ की जनसंख्या है आपकी, 150 करोड़ की जनसंख्या में 5.5 करोड़ मामले होना लाजिमी है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंकड़ा छोटा, आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसको कम करना चाहिए। कम करने के लिए हमको स्पेशली अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आमूलचूल परिवर्तन की भी ज़रूरत मुझे लगता है कि है, स्पेशली प्रोसेस री इंजीनियरिंग में। देखिए, हमको ये देखना होगा कि ये 5.5 करोड़ मामले पेंडिंग क्यों है। जब आप क्यों पे ज़्यादा जोर देंगे तब आपको उसका माइन्यूट डिटेलिंग पता चलेगी कि एक्चुअल में क्या रीज़न है। देखिए, एक्चुअल में प्रोसीजर डिले भी हो सकता है। प्रोसीजर डिले में एग्जाम्पल के तौर पे 5.5 करोड़ में से ऑलमोस्ट 9.5% आपके चेक बाउंस के केसेस पेंडिंग है। ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग आंकड़ा आपको लग रहा होगा। मोटा मोटा 10%, लगभग 50 लाख के करीब हो गए। 50 लाख के करीब सिर्फ चेक बाउंस है। इससे क्या सो होता है कि आपके देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी है। जब इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी तो इस तरह के कमर्शियल डिस्प्यूट, चेक बाउंस जैसे मैटर्स भी बढ़ेंगे। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये आंकड़ा तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, आंकड़ा बढ़ेगा। तो आपको इस आंकड़े को कम करने के लिए प्रोसीजर में कैसे आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये आंकड़ा बढ़े नहीं, कम हो, केसेस निपटते जाएँ टाइम टू टाइम। 100 मैटर आ रहे हैं तो 100 मैटर निपटे भी। आप देखिए, उस 9% चेक बाउंस के केसेस की बात करूँ अगेन, उस 9%, 9.5% मैटर्स में से मोटा मोटा 7% मैटर सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर पे पेंडिंग है। प्रोसीजर पे पेंडिंग होने का मतलब है कि समन अभी सर्व नहीं हुआ, या समन सर्व हो गया, अक्यूज अपीयर नहीं हुआ, तो उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित करने की प्रक्रिया में मैटर उलझा हुआ है।
तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका चेक है, चेक के ऊपर तो उस जो डिटेल्स अभी हैं वो होगी, उसके बैक साइड में अगर हम आप मैंडेटरी कर दें कि उस फॉर्म में नाम होगा किसने चेक इशू किया, जिसका अकाउंट होल्डर का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका व्हाट्सएप नंबर और उसका एड्रेस, ये 4 डिटेल आ गई, ठीक है। अगर वो चेक बाउंस होता है तो कोर्ट क्या करें कि उस व्हाट्सएप नंबर पे समन सर्व कर दें, ईमेल एड्रेस पे समन सेंड कर सकते हैं और उस एड्रेस जो उसने एड्रेस दिया है उस पे सर्व कर सकते हैं। अब इन 3 मोड में से किसी एक मोड पे भी समन सर्व हुआ तो सर्विस कंप्लीट मान ली जाए। मुझे लगता है इस एक सुझाव से, इस एक परिवर्तन से भी हजारों केस निपट जाएंगे। सर एक जो केस निस्तारण जो दर है लगभग अगर उसी हिसाब से चले तो ये जो 5.5 करोड़ पेंडिंग केस है ना, इसको सुलझाने में लगभग एक रिपोर्ट आई थी कि बता रहे हैं कि 300 350 साल लग जाएंगे सर। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अजम्पशन के बेसिस पे है और अजम्पशन के बेसिस पे किसी रिपोर्ट पे कमेंट करना ठीक भी नहीं है। बट अगेन आपने एक वर्ड यूज किया, निस्तारण रेट, डिस्पोजल रेट। देखिए इस देश की डिस्पोजल रेट अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय न्यायालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की डिस्पोजल रेट मोर देन 100 है, मतलब 100 केस आ रहे हैं तो 100 से ज़्यादा निपटा रहे हैं। हाई कोर्ट की निस्तारण रेट जो डिस्पोजल रेट है वो मोटा मोटा, मेरी अगर मेमोरी मुझे सपोर्ट कर रही है तो मोटा मोटा वो 98-99% है। 100 केस अगर आए हैं नए तो 98-99 मैटर ख़त्म भी हो तो गए। जो बात चल रही पुराने लंबित मामले हैं सारे। हाँ उस पर अब न्यायालय की अगर मैं अधीनस्थ न्यायालय की बात करता हूँ तो उनकी निस्तारण रेट भी 97% के आसपास है। तो मोटा मोटा आज की तारीख में जितने मैटर नए आ रहे हैं उतनी दर से उतने ही मैटर निपटा भी रहे हैं। तो देश के न्यायालय तो काम कर रहे हैं, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसी हिसाब से। बट अब पुराने मैटर हाँ जरूर है, डिस्पोजल पुराने मैटर 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 20 साल पुराने आज भी मैटर है। तो अब 10-15 साल में जब से मोदी सरकार आई है जुडिशरी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। आपके न्यायालयों की भवन की जो सुविधा है, कोर्ट बिल्डिंग है, एडवोकेट चैम्बर्स का जो इशू है वो सब धीरे धीरे निस्तारण हुए हैं। 8,500 करोड़ ई कोर्ट फेज़ 3 के लिए मोदी सरकार ने दिए हैं। जब ई कोर्ट फेज़ 3 इम्प्लीमेंट होगा तो मुझे लगता है कि जब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आएगा कोर्ट के प्रोसेस में तब निस्तारण रेट बहुत अच्छी होगी। सर क्या एआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्या? एक नया सवाल मतलब मेरी तरफ से है कि एआई का इस्तेमाल भी हो सकता है इस केस निस्तारण के अंदर? बिल्कुल है और होना भी चाहिए। को ई कोड फेज 3 में एक विषय यह भी कि एआई का यूज करते हुए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए अब हम केसेस को कैसे कम कर सकते हैं। वो कैसे होगा सर? वो कैसे होगा? एक एक कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट में, एआई कमेटी बनी हुई है जो इस पे काम कर भी रही है। बट मेरे अगर मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं कि एआई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जुडिशल प्रोसेस में कैसे आ सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एआई के बेसिस पे आप एक ही इशू पे, एक लीगल इशू है उससे रिलेटेड कितने मैटर पेंडिंग है उसको आप क्लब कर सकते हो, है ना। उससे क्या होगा, सपोज कीजिए एक लीगल इशू डिसाइड हुआ तो उससे रिलेटेड सपोज कीजिए कि 10,000 मैटर हैं एक कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में सपोज करो 10,000 मैटर हैं, वो 10,000 मैटर एक साथ क्लब हो गए। जब एक साथ क्लब हो गए और एक इशू ही डिसाइड करना है, जैसे ही वो इशू डिसाइड हुआ आपके 10,000 केसेस क्लोज हो गए। तो एआई का इस तरह से आप यूटिलाइज करके केसेस को कम कर सकते हैं। सर कभी कभी जो लगता है जो क्रिमिनल जो केस होते हैं उसके अंदर चार्जशीट फाइल होने में काफ़ी समय लग जाता है। जो जो पुलिस का सिस्टम है उससे कि मतलब उससे भी काफ़ी केस प्रभाव पड़ता है कि मतलब पेंडिंग होते हैं उससे भी। डिले इन चार्जशीट में केस पेंडिंग हो तो एफआईआर और चार्जशीट की स्टेज पे है, वो तब तक पूरी तरह से तो न्यायालय में नहीं आता है, वो बेल तक ही आएगा और उसके बाद चार्जशीट होने के बाद ही कोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है। सर जो नए जो क्रिमिनल लॉ बने हैं कह रहे हैं कि अब 3 साल के अंदर निस्तारण हो जाएगा, मतलब जो भी केस लगेगा क्रिमिनल के अंदर। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया था कि अब 3 साल हो जाएगा और कोई अपराधी बच नहीं पाएगा अब। तो 3 साल के अंदर पूरा मैटर क्लोज हो जाएगा एक अपराधी का। तो क्या इस ये कब तक मतलब हमको देखने को मिलेगा कि अब 3 साल के अंदर
जो भी न्याय पाना चाहता है उसके लिए एक डेडलाइन तय कर दी है देश के गृह मंत्री ने, 3 साल। आपको क्या लगता है कब तक ये देखने को मिल सकता है सुचारू रूप से? देखिए, मैं एज एन एडवोकेट, मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को और इस सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये क्रिमिनल लॉ में चेंजेस किए, अमेंडमेंट लेके आए और नए क्रिमिनल लॉ आज हमारे देश में लागू हुए हैं। ये नए क्रिमिनल लॉ सिर्फ कॉलोनियल माइंडसेट को ही नहीं हटा रहे हैं, साथ ही साथ अपराधियों के मन में खौफ भी पैदा करेंगे और कर भी रहे हैं। उसके पीछे 4 रीज़न है। पहली बार इस सरकार ने क्रिमिनल लॉ में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, नंबर 1, जिससे जैसे कि एफआईआर डिजिटली हो जाएगी, ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। सीसीटीएनएस नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, वो सारे पुलिस स्टेशन से इंटीग्रेटेड है। नहीं सर, मैं वापस जो आपने बोला ना सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए, क्या हम जनता भी जाने कि क्या होता है ये सॉफ्टवेयर और कैसे काम करेगा? ये जिसको एक सीसीटीएनएस का मतलब है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है एनआईसी ने, जो सारे देश के पुलिस स्टेशन को इंटीग्रेट किया। अच्छा। और एफआईआर से लेके चार्जशीट तक सारा डिटेल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डिजिटलाइज होंगे। कोर्ट का भी उसके साथ लिंकिंग होगा, ई-एफआईआर हो जाएगा, जीरो एफआईआर हो जाएगा, चार्जशीट भी डिजिटल होगी। सपोज कीजिए कि एक अक्यूज़ के अगेंस्ट में एफआईआर हुई है आपके राजस्थान के किसी एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, और उसी अक्यूज़ के अगेंस्ट देश के किसी और जगह भी एफआईआर हुई है, तो सारा डेटा एक ही क्लिक पे आपके सामने होगा। उस अक्यूज़ के अगेंस्ट या उस अपराधी के अगेंस्ट देश के किस न्यायालय में, किस पुलिस स्टेशन में कितने केसेस पेंडिंग है, उसका ब्यौरा भी आपके साथ एक क्लिक पे आपके सामने होगा। दूसरा, ये तो एक आपका एग्जाम्पल हो गया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारे नए क्रिमिनल लॉ में। साथ ही साथ टाइमलाइन, हर एक प्रोसेस का एक टाइमलाइन डिसाइड किया है कि इसी टाइमलाइन में आपको पूरा करना है, और उस टाइमलाइन की वजह से आपका ट्रायल जो है वो स्पीड अप होगा। जब ट्रायल स्पीड अप होगा तो अपराधियों को सज़ा जल्दी मिलेगी। अपराधियों को सज़ा इसलिए भी जल्दी मिलेगी क्योंकि सब कुछ, सारे एविडेंस डिजिटलाइज होंगे। आपका ई-एफआईआर हो गया, सीसीटीएनएस हो गया, ई प्रिजन हो गया, ई प्रोसिक्यूशन हो गया, है ना। ई प्रिजन का मतलब जेल भी आप डिजिटलाइज जुड़ जाएंगे, ई प्रोसिक्यूशन मतलब प्रोसिक्यूशन एजेंसी भी डिजिटलाइज हो गई है। तो ये सारे सब कुछ जब डिजिटलाइज चीज़ें हो जाएगी तो आपकी जो ट्रायल का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होगा। जब स्पीड अप होगा तो जल्दी न्याय होगा, जल्दी न्याय होगा तो अपराधियों को सज़ा मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो अपराधी है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। अपराधी अगर उसने अपराध किया है तो इन नए क्रिमिनल लॉ में बचने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम है, गुंजाइश फिर भी है। देखिए, अब बाकी क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम में तो कुछ ना कुछ गुंजाइश तो रह ही जाती है। तो सर जो इतने सारे जो पेंडिंग केस है, तो मैंने आपसे जब बात हुई थी 350 साल, तो कब तक निपट सकते हैं? कुछ लगता है, कुछ आप बता सकते हैं कि जो 350, एक रिपोर्ट ने बताया था कि 300 350, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, एक ये अजम्पशन था, वो एक अजम्पशन के बेसिस पे कुछ किया हुआ है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। देखिए, सपोज कीजिए आपके 5.5 करोड़ हैं, तो ये 5.5 करोड़ मामले जैसे जैसे निपटते जाएंगे, मैंने आपको कहा ना डिस्पोजल रेट तो 100% है ना, मोटा मोटा 100 केस अगर नया लिस्ट हो रहे हैं तो 100 केस उसका निस्तारण भी तो हो रहा है ना। सेम वे में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये 5.5 करोड़ ये जो मैटर्स हैं ये ख़त्म होते जाएंगे और नए मैटर आते जाएंगे। मुझे लगता है मोटा मोटा ये जो आंकड़ा है ऐसे ही रहेगा, 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, इसी के आसपास ये मामला रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई 350 साल में निपट जाएगा, नहीं। ये नए मैटर आएंगे, पुराने मैटर निपटते जाएंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जो टाइम पीरियड है मैटर फाइल होने से लेके डिस्पोजल तक, जो हो सकता है कि अभी 4 साल हो या 5 साल हो या 7 साल हो या 10 साल हो, ये हो सकता है कि कम होते होते आपका 2 साल हो जाए, 1 साल हो जाए या 6 महीने में हो जाए। क्योंकि सरकार भी और अदालतें भी एडीआर पे बहुत फोकस कर रही है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, मीडिएशन हो। भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट पास किया है, मीडिएशन एक्ट 1923, वो ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमारे देश में पंचायत सिस्टम हुआ करता था, पंच परमेश्वर। पंचायत तो आज भी है सर।
पंचायत आज भी है। पंच परमेश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट था कि दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट है, एक पंच परमेश्वर होगा, दोनों को बिठा के मामला सुलझा देगा। तो हमारा जो एंशियंट कॉन्सेप्ट था, हमारा जो देश का, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, उसको लीगलाइज भी करने का काम इस मीडिएशन एक्ट में होगा कि दोनों, अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में, दोनों ने अपने जो फैमिली डिस्प्यूट और फैमिली डिस्प्यूट भी कह सकते हो, कमर्शियल डिस्प्यूट, मुझे लगता है ज़्यादातर कमर्शियल डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू सेटल हो सकता तो देश के अंदर 25 न्यायालय है, उन्होंने भी समिति बनाई है जो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जो पेंडिंग केस है उसके लिए एक समिति बनाई गई ताकि जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो सके। जो ये कदम है, तो क्या लगता है कि इससे हमें अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है? है। बिल्कुल, 3 कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो समिति बनी है, मुझे लगता है कि वो समिति 3 कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए और करेगी भी। पहला है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कि आपको जो पेंडिंग केसेज हैं, उन पेंडिंग केसेज में किस पे पहले ध्यान देना है। हो सकता है कुछ मैटर 20 साल से पेंडिंग हो, कोई 10 साल से पेंडिंग हो, कोई 5 साल से पेंडिंग हो, तो एटलीस्ट जो मैटर 5 साल है उससे ज़्यादा टाइम पीरियड में पेंडिंग है, उन पे फोकस कीजिए। जैसे कि पुराने मैटर, वो जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, वो आपके निपट जाए। दूसरा, समिति को ये भी करना चाहिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे करें इस प्रोसेस में। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा तो और जल्दी उसमें निपटारे में उसकी दर में तेजी आएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ जगदीश सोलंकी, भारत सरकार स्टैंडिंग काउंसिल, जिन्होंने बताया कि जो 5.5 करोड़ देश के अंदर जो न्यायालयों के अंदर केस हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एआई का इस्तेमाल भी अब भारत सरकार कर रही है, किस तरह से केसों को क्लब करके उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सकता है। और जो एआई का इस्तेमाल होगा, ये वास्तव में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, हमें उम्मीद है कि जल्द ही जल्द जो कितने केस है 5.5 करोड़, जल्द से जल्द उनकी जो दर है वो कम होती जाएगी। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18।